KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and welcome back to our channel. So, welcome back to 40-day crash course for political science and history, in which we are going to cover entire syllabus of political science and history along with previous year questions, mock questions as well. So, अगर आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, उसका link आपको description में मिल जाएगा. Along with that, you can also become part of our KP classes community by joining our Telegram and WhatsApp groups, जिसमें you can have daily quizzes, informative videos, CUET news and latest news regarding boards as well. तो दोनों के links आपको description में मिल जाएंगे. So make sure that you check out our description box. Before that, if you want the PDFs and study notes of all these lectures, entire series की इस 40-day crash course की जितने भी PDFs हैं, you can access on our app, which is KP Class Exam Prep app और Class Plus app अगर आप iOS user है तो. So आप login करिए, credentials डालिए, free material पे click करेंगे, documents and test section में you will be getting free PDFs of all the lectures along with sample papers as well. So हमने part A of political science we have completed. You can check out कोई भी day अगर miss हो गया, कोई भी part miss हो गया, so you can check out the description and link आपको मिल जाएगा. So in the previous lecture we discussed the challenges of the nation building. And welcome to the day 14. To day 14 पे we are going to do the part 2, that how integration of princely states happened, कौन सी princely states में problems थी and how this problem was solved. So yeah, and again I have a great news for all of you that you can join us for your CUET preparation as well, and you can become part of our Udan batches, which is for humanities, science, commerce, सारे स्ट्रीम्स के लिए, जिसमें आप अपने सारे डोमेन्स अलॉन्ग विद जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी CUET प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव सारथी बैच एज वेल, एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है. इन जस्ट 5000 यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल योर डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट. तो कॉमर्स स्ट्रीम है या ह्यूमैनिटीज है या साइंस है, सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है. एंड जीटी एंड लैंग्वेज के लिए सारथी बैच सेपरेटली अवेलेबल है इन जस्ट 3000. एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सो हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये कोर्सेज बनाए हैं, एंड दीज बुक्स हैव मोर देन 1200 MCQs along with previous year questions. So एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs प्रिपेयर करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, एंड पूरा रिविजन आपका कंप्लीट हो सकता है. सो पॉलिटिकल साइंस, इको, हिस्ट्री, सोशियो साइक, जीटी, लैंग्वेज टेस्ट, सारी सब्जेक्ट्स के लिए ये बुक्स हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर करी है. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 2 ऑफ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. सो या लेट्स गेट स्टार्ट. सो मेन प्रॉब्लम क्या थी? इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश ने अनाउंस किया विद द एंड ऑफ देयर रूल. सो ब्रिटिश का रूल धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होने को आ रहा था. और ठीक है, सो द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट्स वो भी चली जाएगी. लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, जो प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे एंड जो प्रोटेक्शन उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को प्रॉमिस किया था, उसका लैप्स यानी कि फॉल देखने को मिला. सो पहला क्या था, ये एंड ऑफ द रूल, ये लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी किसमें आया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में लिखा गया दैट दिस ब्रिटिश पैरामाउंसी वुड बी लैप्स. ये फॉल हो सकता है, अब ये नल एंड वॉइड है. अब ब्रिटिशर्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को नहीं रूल करेंगे. ठीक है, सो इसी के साथ प्रिंसली स्टेट्स के पास एक चॉइस आ जाती है वेदर दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. तो वो किसी का भी पार्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको पार्ट नहीं बनना तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. तो ये चॉइस लॉर्ड माउंटबैटन ने अपने 3 जून प्लान में मेंशन किया था. इसी की वजह से रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. तो ये प्रॉब्लम हो गई. त्रावणकोर के रूलर ने बोला कि हम तो ना तो इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान करें, हम तो भाई खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे. सिमिलरली निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द वेरी नेक्स्ट डे. रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
हैदराबाद के निजाम ने भी बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वी विल चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। एंड भोपाल के नवाब ने क्या बोला कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। सो ये प्रॉब्लम थी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच किया। सो तब की इंटरिम गवर्नमेंट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम का मतलब है आ जाता है टेम्पररी गवर्नमेंट। सो अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, एक इंटरिम, एक टेम्पररी गवर्नमेंट शासन को चला रही है और ये सारा काम इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया था। So they took a firm steps against the possible division of India into the small principalities of different sizes. तो इंडिया they were against कि जो डिवीजन हो रहा है इतने छोटे छोटे रजवाड़ों में, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट उसकी अगेंस्ट थी, वो फेवर में नहीं थी। So government approach was guided by three consideration। क्या कर सकते हैं, people of most of the princely states clearly wanted to become the part of Indian Union। So rulers तो नहीं चाहते थे, लेकिन वहां की प्रजा जो लोग रह रहे थे, they clearly desperately wanted to become the part of Indian Union। So उनको इंडियन गवर्नमेंट को, उस टाइम की इंटरिम गवर्नमेंट को इन पीपल, इन ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला। सपोर्ट की वजह से काफी हद तक प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन का पार्ट बने। So government was prepared to be flexible giving autonomy to some regions। So government ने क्या करा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी ताकि इंडिपेंडेंस क्रिएट हो सके एंड इसी वजह से वो एक्सेशन में हेल्प करे। So integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed the supreme importance। Okay, so 15 अगस्त से पहले कुछ rulers of most of the states signed a document which was known as Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become the part of Indian Union। So independence होने से पहले जब ये declaration आया था 3 जून के बाद और 15 अगस्त से पहले पहले काफी सारा टाइम था, उन सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उन स्टेट्स को टारगेट किया जो क्लियरली चाहते थे कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, जिसका मतलब ये था दैट वी विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। हम पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर रहे, ना हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के अंदर प्रोटेक्शन लेंगे। So accession of princely states of जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हुई। So out of 565 princely states सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जैसी स्टेट्स में डिफिकल्टीज देखने को मिली। आइए देखते हैं क्या क्या से डिफिकल्टीज थी। सबसे बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद का एक्सेशन होना बहुत जरूरी था बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड यहाँ पे इंडियन टेरिटरी, हैदराबाद की लोकेशन देखिए तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। साउथ ईस्ट में काफी हद तक टेरिटरी थी एंड पूरी इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। सो सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद टुडे आर द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद की बात करें कितना वास्ट एरिया था, सो इट वाज द लार्जेस्ट, तो इसका इंडियन यूनियन में एक्सेशन होना बहुत जरूरी था। So its ruler carried the title of निजाम, तो उस रूलर को, उस किंग को बोलते थे हम निजाम ऑफ हैदराबाद। So he was one of the world's richest man। So इन्होंने क्या बोला था, एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया विद इंडिया नवंबर 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस and for a year while negotiations with the Indian government were going on, central government had to interfere against the Razakars in September 1948 and Indian army। तो हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे आर्मी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू एक्सीड कराया गया कि अगर आप एक्सीड नहीं करोगे दैट वी विल बी अटैकिंग यू। सो आर्मी का यूज यहाँ पे हुआ था टू कंट्रोल द निजाम फोर्सेस। सो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा बिकॉज वहां पे रजाकर्स जो मुस्लिम पीपल थे दे वर गेटिंग इन वायलेंस। मणिपुर की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, महाराजा बोधा चंद्र सिंह held elections in Manipur in June 1948 next year and the state became the constitutional monarchy। तो state individual level पे एक monarchy बन चुकी थी, monarchy which is backed by the constitution। Thus Manipur was the first part of India to hold the elections। सबसे पहले elections कहाँ हुए थे, मणिपुर में हुए थे। straight away MCQ। और यहाँ पे क्या देखने को मिला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। So universal adult franchise एक ऐसी कंडीशन होता है where everyone
who has a certain age, उस टाइम पे it was 21 years कि कोई भी व्यक्ति अगर 21 साल की उम्र का है तो he or she has right to vote. मिनिमम 21 साल की उम्र, लेकिन आज उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दी गई है. So Indian government succeeded in pressurizing the Maharaja of Manipur into the signing of merger agreement. कब? September 1949 में. MCQ. So government did without consulting the popularly legislative assembly of. All the elections वहां पे हो गए थे, एक सेटलमेंट हो गया था, गवर्नमेंट बन चुकी थी, सरकार बन चुकी थी, लेकिन बिना उसकी परमिशन के उन्होंने ये कर लिया था. ये बात मर्जर एग्रीमेंट महाराजा से साइन करवा लिया था. अब बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की. So the process of nation building did not come to an end with the partition and the integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. अब ये क्या था, सबने एक्सीड तो कर लिया, मेन प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी स्टेट का एरिया कितना ज्यादा या कम होना चाहिए, स्टेट की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए फॉर द मैप. तो जब हम मैप प्रेजेंट करेंगे तो किस हद तक स्टेट की बाउंड्रीज हमें बतानी है. तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे स्टेट बाउंड्रीज वर ऑन ईदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तो ब्रिटिश रूलर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उन स्टेट की बाउंड्रीज को क्या करा था, डिफाइन करा था. बट यहाँ पे क्या था, दिक्कत थी. So our national movement had promised the linguistic principles as the basis of formation of states. अब states तो बनेंगी, उनकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होंगी, लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज के बेसिस पे. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ये बोला गया that the linguistic principle as the basis of the formation of states. After independence and partition, our leader felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. Thus this idea was postponed. So this decision of the national leadership was challenged by the local leaders and the people. So language will be the basis of what? Will be the basis of reorganization. हर स्टेट को हम कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे. जिस स्टेट में जो लैंग्वेज डोमिनेट होगी उस स्टेट के पीपल उसमें रहेंगे. तो लैंग्वेज का बेसिस इन्होंने बताया था, लेकिन ये आइडिया कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और लोकल भी अगेंस्ट थे. After a large protest, Prime Minister announced the formation of a separate state of Andhra State in the December 1952. Write down the name in the comment section. Andhra Pradesh कैसे बना था और who was the person responsible for the fast in Andhra Pradesh. So it was encouraged the struggle for making. तो आंध्र प्रदेश का बनना 1952 में एक ऐसी चीज बताता है कि अब एक डिमांड शुरू हो गई थी लैंग्वेज के बेसिस पे कि हम स्टेट्स अब फॉर्म करेंगे. So State Reorganization Commission was formed next year by the central government to redraw the boundaries of the state, and the commission accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. तो अब linguistic basis, language के basis पे states form होगी and ये क्या reflect करेगा, boundaries को reflect करेगा of each language. So every state will represent the language, different languages and the boundaries of different languages. So State Reorganization Commission Act was passed in 1956, जिसकी वजह से 14 states बनी and 6 union territories बनी, giving uniform basis to the state boundaries. So ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ. 14 states और कुछ 6 union territories लैंग्वेज की बेसिस पे ही बनी थी. So language formed the main basis for organization and redrawing the boundaries of Indian states at that time. So this was all about this chapter. I'll see you in the next class. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, so उसका link आपको description में मिल जाएगा. And I'll start with the next chapter in the next class, which is the problem number 2, the challenge number 2, कि how India जिसमें 15% literacy थी, उसने कैसे successfully democracy को establish किया. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.